जय हिंद एंड नमस्कार दोस्तों, मैं दिवाकर मिश्रा आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पूर्णिमास क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि मैं आप सबके बीच नेशनल इमरजेंसी के सब्जेक्ट को ऑलरेडी लेकर एक बार उपस्थित हो चुका हूं। आज मैं जिस सब्जेक्ट को आप सबके बीच लेके आया हूं वो है राज्य आपातकालीन प्रावधान, यानी कि स्टेट के अंदर जब भी इमरजेंसी प्रोविजंस लगते हैं सो क्या क्या प्रावधान होते हैं। दोस्तों, अगर आपको इस चैनल का कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हाँ, बेल आइकन को तो ज़रूर ही प्रेस करें ताकि मेरे द्वारा बनाए वीडियोस आपको समय रहते तुरंत ही नोटिफाई हो जाए। चलिए देखते हैं स्टेट इमरजेंसी के प्रोविजंस को। इमरजेंसी प्रोविजन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। दोस्तों, पहले भी मैं आपको बता चुका हूं कि भारत के अंदर आपातकालीन उपबंध जिस संविधान के भाग में दिए हुए हैं वह है भाग 18, यानी कि पार्ट 18 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील करता है इमरजेंसी प्रोविजंस के साथ में। इमरजेंसी क्यों ज़रूरी है वो मैंने आपको पहले भी बताया था कि भारत के जितने भी बेसिक स्ट्रक्चर है उसको सेफ गार्ड करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में जो दिया हुआ है, साथ ही साथ भारत के पॉलिटिकल सिस्टम को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, और इंडियन यानी कि देश की सिक्योरिटी को सेफ गार्ड करने के लिए, सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री को सेफ गार्ड करने के लिए भी स्टेट या फिर इमरजेंसी प्रोविजंस को लागू किया जाता है। बात करते हैं टाइप्स ऑफ इमरजेंसीज़ की। पहले हमने इस टॉपिक को ऑलरेडी डिस्कस किया है, दैट इज़ 3 तरीके की इमरजेंसीज़ हमारे यहाँ लगती है। एक होती है नेशनल इमरजेंसी, जिसको कि आर्टिकल 352 के तहत लगाया जाता है। 3 ग्राउंड्स होते हैं, वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रेबिलियन। दूसरी होती है स्टेट इमरजेंसी, जिसको कि आर्टिकल 356 यानी कि जो टॉपिक आज हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं वह संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत आता है, यानी कि एन इमरजेंसी ड्यू टू फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन स्टेट। जब भी संवैधानिक तंत्र जो है किसी राज्य के अंदर विफल हो जाता है तो स्टेट इमरजेंसी को इम्पोज किया जाता है। और तीसरी इमरजेंसी फिनेंशियल इमरजेंसी, जो कि आज तक लगी नहीं है और यह संविधान के आर्टिकल 360 के तहत आती है। चलिए जानते हैं आज के विषय के बारे में, जो कि है स्टेट इमरजेंसी। सबसे पहले तो ये याद होना जरूरी है कि स्टेट इमरजेंसी जिस आर्टिकल के तहत आती है वह है आर्टिकल 356। यहाँ कुछ पॉइंट्स आपको दिए गए हैं, चलिए उनको पढ़ते हैं और जानते हैं। पॉइंट नंबर 1 क्या कहता है? एज पर आर्टिकल 355 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, एवरी स्टेट गवर्नमेंट इज बाउंड टू फॉलो all provisions for the functioning of government in a particular state, and to ensure this, provision of article 356 come in power, where state/constitutional emergency can be imposed in state when there is a constitutional breakdown or failure happen in state. This is known as president's rule। यानी कि 355 के तहत ये बताया गया है कि हर स्टेट गवर्नमेंट बाउंड है सारे के सारे प्रोविजंस को फॉलो करने के लिए, जो कि बेसिकली एक गवर्नमेंट को चलाने के लिए, एक स्टेट की गवर्नमेंट को चलाने के लिए ज़रूरी है। अगर कोई भी स्टेट गवर्नमेंट उन प्रोविजंस को प्रॉपर फॉलो अप नहीं कर पा रही है और उस देश के अंदर, उस राज्य के अंदर का जो भी संवैधानिक तंत्र है वो विफल हो गया है, तो उसको ठीक करने के लिए जिस प्रोविज़न को लाया गया वो था आर्टिकल 356, जहां पर आर्टिकल 356 में ये बताया गया कि जब आर्टिकल 355 के तहत सारी की सारी कार्यवाही को स्टेट सही तरीके से ना कर पा रहा हो और उसमें संवैधानिक तंत्र विफल हो गया हो, तो आर्टिकल 356 के तहत उस स्टेट के अंदर जो है वो स्टेट इमरजेंसी या कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी को इम्पोज कर दिया जाता है। क्योंकि यह इमरजेंसी इम्पोज की जाती है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी कि भारत के राष्ट्रपति जी के दौरान उसमें, तो इसीलिए उसको प्रेसिडेंट रूल के नाम से जाना जाता है। तो स्टेट इमरजेंसी को जिस दूसरे नाम से जानते हैं वो है प्रेसिडेंट्स रूल, यानी कि राष्ट्रपति शासन। दूसरा पॉइंट, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन इम्पोज प्रेसिडेंट रूल इन स्टेट इन 2 सिचुएशन। 2 सिचुएशंस में भारत के राष्ट्रपति जो है स्टेट के अंदर प्रेसिडेंट रूल को इम्पोज कर सकते हैं। सबसे पहला तो जो मैंने आपको पहले भी बताया कि आर्टिकल 356 के तहत जब कभी राज्यपाल उनको ऐसा एडवाइस देते हैं कि यहाँ का संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है कि या इस राज्य की सरकार इस राज्य को चलाने में असमर्थ है, तो भारत के राष्ट्रपति आर्टिकल 356 के तहत उस राज्य का शासन जो है वो अपने हाथ में ले लेते हैं, जिसको कि हम राष्ट्रपति शासन कहते हैं। दूसरा, एज पर आर्टिकल 365, यानी कि एक तो 356 के तहत लगता है स्टेट के अंदर इमरजेंसी, और दूसरा जो है वो आर्टिकल 365 में भी एक प्रावधान लिया गया है, where it is mentioned if any state not following the directions given by the center or found incapable in that, then also president can impose president rules in that particular state। यानी कि 365 आर्टिकल 365 के तहत जब भी कभी राज्य केंद्र सरकार के द्वारा दी हुई डायरेक्शंस को प्रॉपरली फॉलो अप नहीं कर पाता है और ऐसा लगता है कि वह उन सारे के सारे जितने भी
प्रावधान या प्रोविजंस सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिए हैं उनको नहीं कर पा रहा है, तो भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए स्टेट के अंदर स्टेट इमरजेंसी को लगा सकते हैं। सो बेसिकली स्टेट इमरजेंसी किन पर होती है? 2 आर्टिकल्स पर। एक तो 356 जो कि मेन आर्टिकल है प्रेसिडेंट रूल का, साथ ही साथ संविधान का अनुच्छेद 365 भी, जो कि प्रेसिडेंट को पावर देता है स्टेट के अंदर स्टेट इमरजेंसी लगाने का। और ग्राउंड्स क्या होंगे कि सेंटर की जो डायरेक्शंस हैं वो स्टेट प्रॉपरली फॉलो अप नहीं कर पा रहा है। चलिए, रोल ऑफ पार्लियामेंट को जानते हैं आर्टिकल 356 को इम्पोज करने में। यहाँ पर ये याद रखने वाली चीज़ है कि स्टेट इमरजेंसी में स्टेट का कोई रोल नहीं है, हमेशा पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ही जो है वो रोल, उसका ही रोल है। सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पे भी वही है कि दोनों की दोनों अप्रूवल होना चाहिए। एक मिनट, स्लाइड पर आ जाते हैं। हाँ, सो दोनों की दोनों सदन का यानी कि अप्रूवल ऑफ बोथ द हाउसेज रिक्वायर्ड विद इन 2 months ऑफ नेशनल इमरजेंसी ऑर्डर इशू डेट। याद रखिएगा, जब नेशनल इमरजेंसी नेशनल इमरजेंसी यहाँ गलत लिखा है, यहाँ पर स्टेट इमरजेंसी होगा। बेसिकली क्या है, जब हम नेशनल इमरजेंसी को पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि जो भारत के दोनों सदन हैं उनको 1 महीने का समय दिया जाता है इमरजेंसी इम्पोज होने से लेकर के अगले 1 महीने के भीतर उन्हें उसे अप्रूवल देना होता है। पर स्टेट इमरजेंसी के केस में थोड़ा सा अलग है। यहाँ पर दोनों सदनों को यानी कि राज्यसभा और लोकसभा को जो टाइम पीरियड मिलता है दैट इज़ 2 months। नेक्स्ट, व्हाट हैपन इफ लोकसभा डिसॉल्व। अगर लोकसभा उस समय विघटित हो गई हो तो उस समय क्या होगा? उस कंडीशन में वही होगा जो पहले नेशनल इमरजेंसी में प्रावधान था, यानी कि जब भी नई लोकसभा गठित होगी उससे लेकर के अगले 1 महीने के टाइम पीरियड के अंदर लोकसभा को अप्रूवल देना होगा। पर उस गैप के दौरान राज्यसभा का ये जिम्मेदारी बनता है कि वो उसे अप्रूवल दे दे। टाइम पीरियड ऑफ स्टेट इमरजेंसी की अगर बात किया जाए तो बेसिकली क्या है, स्टेट इमरजेंसी एग्जिस्ट अप टू 6 months आफ्टर द अप्रूवल ऑफ बोथ द हाउसेज बाय सिंपल मेजोरिटी। यहाँ ये सिंपल मेजोरिटी आपको ध्यान रखने वाली चीज़ है। मैंने पहले भी बताया था कि नेशनल इमरजेंसी के केस में दोनों सदनों को स्पेशल मेजोरिटी के साथ पारित करना होता है, परंतु स्टेट इमरजेंसी में स्पेशल मेजोरिटी इज नॉट रिक्वायर्ड, ओनली बाय अ सिंपल मेजोरिटी स्टेट इमरजेंसी कैन बी इम्पोज इन अ स्टेट। बट ये याद रखने वाली चीज़ है कि 6 महीने के लिए इम्पोज होती है स्टेट इमरजेंसी स्टेट के अंदर। अगर उसे एक्सटेंड किया जाता है, सो एक्सटेंड करने का नेशनल इमरजेंसी तो इस इंडेफिनिट पीरियड के लिए हो सकती थी, पर स्टेट इमरजेंसी के केस में ऐसा नहीं है। स्टेट इमरजेंसी जो है मैक्सिमम 3 साल से ज़्यादा के लिए एक्सटेंड नहीं की जा सकती, यानी कि जो मैक्सिमम टाइम पीरियड है स्टेट इमरजेंसी का वो एक जगह पर रुकता है, दैट इज़ 3 years। वहाँ पर क्या होगा कि जब भी जैसे ही 6 महीने का टेन्योर खत्म होने वाला होगा, अगले 6 महीने के लिए पार्लियामेंट फिर से उसे एक्सटेंड कर देगी। पर यह ध्यान रखने वाली बात है कि 3 साल से ज़्यादा के लिए स्टेट इमरजेंसी को एक्सटेंड नहीं किया जा सकता। यहाँ भी केस वही बनता है कि जब एक्सटेंशन का टाइम हो उस समय अगर लोकसभा डिसॉल्व हो तो, पर सिनेरियो वही है, लोकसभा को गठित होने से लेकर अगले 1 महीने के भीतर भीतर अप्रूवल देना होगा और राज्यसभा की ये जिम्मेदारी बनती है कि जब वो गैप का टाइम पीरियड चल रहा हो तो राज्यसभा तब तक उसको अपना अप्रूवल दे दे। जानते हैं इफेक्ट्स ऑफ प्रेसिडेंट रूल इन स्टेट, यानी कि जब एक स्टेट के अंदर प्रेसिडेंट रूल लगता है तो क्या क्या इफेक्ट है उसका प्रेसिडेंट रूल का। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैव बिलो मेंशन्ड पावर इन स्टेट व्हेन देयर इज अ प्रेसिडेंट रूल इन दैट स्टेट। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी कि भारत के राष्ट्रपति के पास स्टेट के अंदर स्टेट इमरजेंसी लगने के बाद जो पावर्स हैं वो क्या हैं कि सबसे पहली चीज़ तो क्या है, ही विल बिकम सुप्रीम इन चार्ज ऑफ ऑल एग्जीक्यूटिव पावर्स एंड होल्ड ऑल पावर्स ऑफ गवर्नर एंड अदर एग्जीक्यूटिव बॉडी। जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो सुप्रीम इंचार्ज बन जाते हैं सारी की सारी एग्जीक्यूटिव पावर का, यानी कि कार्यपालिका की सारी शक्तियां प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास में आ जाती हैं। इवन जितनी भी गवर्नर की पावर्स होती हैं उनको भी इक्वली होल्ड करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी, और साथ ही साथ अदर एग्जीक्यूटिव बॉडी यानी कि अदर जो कार्यपालिका के उसमें प्रधान पोजीशन पर जो लोग बैठे हैं उन सभी की एग्जीक्यूटिव पावर्स किसके पास आ जाती हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास में, जब स्टेट के अंदर स्टेट इमरजेंसी को लगाया जाता है। दूसरी चीज़, ही कैन पास द ऑर्डर दैट पार्लियामेंट विल टेक ऑल डिसीजंस इन प्लेस ऑफ स्टेट असेंबली। इवन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है एक ऐसा ऑर्डर भी पास कर सकते हैं कि जितनी भी स्टेट असेंबली के अंदर जो सब्जेक्ट्स हैं, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, वो सब का सब उन सब पे कौन रूल बना सकता है, पार्लियामेंट। यानी कि सारे के सारे स्टेट के डिसीजंस लेने के लिए कौन इंटाइटल हो जाता है स्टेट इमरजेंसी के केस में, पार्लियामेंट इंटाइटल हो जाती है, ना कि स्टेट लेजिस्लेचर। यानी कि यहाँ पर स्टेट लेजिस्लेचर्स की पावर को कहते हैं कि कम कर दिया जाता है। तीसरी चीज़ क्या है, ही कैन सस्पेंड एनी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन रिलेटेड टू एनी बॉडी और ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग इन द स्टेट। अगर उस राज्य के अंदर
कोई भी ऐसा निकाय या कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन किसी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को लेकर के काम कर रही हो, या ये कहें कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के बेसिस पर भी काम कर रही हो, पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास ये पावर्स हैं कि वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए वो सारे के सारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को, यानी कि जो भी काम वहाँ चल रहा है उसको सस्पेंड कर सकते हैं। ये पावर भारत के राष्ट्रपति के पास स्टेट इमरजेंसी के दौरान होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि यहाँ पर नोट करने वाली क्या चीज़ है। नोट करने वाली ये चीज़ है कि पहली चीज़ तो ये कि एनी लॉ और ऑर्डिनेंस इंट्रोड्यूस इन स्टेट बाय प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट और एनी अदर who is entitled to impose then will exist after revocation of president's rule until state legislature pass a bill to revoke it। कहने का मतलब क्या है कि जब स्टेट के अंदर स्टेट इमरजेंसी लगी हुई होगी उस टाइम पे जितने भी प्रावधान या जितने भी रूल रेगुलेशंस नियम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा चाहे लगाए गए हों, चाहे पार्लियामेंट के द्वारा इम्पोज किए गए हों स्टेट के ऊपर, या फिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने जिसे एंटाइटल कर रखा हो कि प्रावधान नए प्रावधान बनाने के लिए, उनके द्वारा लगाए गए सारे के सारे जितने भी ये नियम कानून होंगे वो सारे के सारे एग्जिस्ट करेंगे। ऐसा नहीं है कि स्टेट की इमरजेंसी ख़त्म हो गई तो वो सारे के सारे प्रावधान जो है वो ख़त्म हो गए। इमरजेंसी के दौरान लगाए गए सारे के सारे प्रावधान एग्जिस्ट करेंगे इमरजेंसी ख़त्म होने तक, और उसके बाद भी हाँ स्टेट लेजिस्लेचर ये कर सकती है कि वो एक बिल पास करके जितने भी प्रावधान लगाए गए थे उसको रिवोक कर दे। दूसरी चीज़, all the powers and constitutional provisions of high court of that particular state will not affected while president's rule is there। Even president of India will not take over judicial powers of high court। लेकिन जो हाई कोर्ट है यानी कि जो भी उस यहाँ का जो उच्च न्यायालय है उसकी जितनी पावर्स हैं या उसकी जो जो जुडिशियल उसकी ग्राउंड्स हैं, जुडिशियल उसका दायरा है, उसमें प्रेसिडेंट का हस्तक्षेप नहीं होता। यानी कि हाई कोर्ट के सारे पावर्स वैसे ही रहते हैं जैसा हाई कोर्ट के पास होता है। कहने का मतलब जुडिशरी में, उस स्टेट की जुडिशरी में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का दखल नहीं होता। इवन वहाँ की जो जुडिशियल पावर होंगी उस हाई कोर्ट की, उसको भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टेक ओवर नहीं कर सकते जब कभी उस स्टेट के अंदर स्टेट इमरजेंसी को इम्पोज किया गया हो। चलिए जानते हैं जुडिशियल रिव्यू के बारे में। यहाँ पर भी वही है जो नेशनल इमरजेंसी का केस था, जिसमें कि 38वें संविधान संशोधन एक्ट 1975 में ये बताया गया था कि जब भी कभी कि इमरजेंसी प्रोविज़न लगाए जाएंगे वेदर इट इज़ अ नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी और फाइनेंशियल इमरजेंसी, तीनों की तीनों चीज़ों को लेकर के कोई भी कोर्ट को अप्रोच नहीं कर सकता, यानी कि उसका जुडिशियल रिव्यू कोर्ट नहीं ले सकता। परंतु 44वें संविधान संशोधन के तहत जो कि 1978 में आया, ये ग्राउंड्स को हटाया गया और क्या कहा गया कि जुडिशियल रिव्यू जो है वो इमरजेंसी प्रोविजंस का पॉसिबल है। यानी कि कहीं पर भी अगर नेशनल, स्टेट या फिर फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाई गई है राज्य सरकार या राज्य के द्वारा या उस देश प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, तो उसका जुडिशियल रिव्यू पॉसिबल है, जो कि मिनर्वा मिल्स केस 1980 में बताया गया। यानी कि जुडिशियल रिव्यू हो सकता है कि ग्राउंड्स मेलाफाइड हों, या हो सकता है कि सही ग्राउंड्स के बिना पर इमरजेंसी को इम्पोज ना किया गया हो। कई बार पर्सनल बेनिफिट्स के लिए भी इमरजेंसी को इम्पोज किया गया है अगर स्टेट के कंसर्न में बात की जाए। बात करते हैं स्टेट इमरजेंसी से रिलेटेड कौन कौन से कमीशंस आए या उन्होंने क्या क्या रिपोर्ट्स दी हैं। सबसे पहला तो सरकारिया कमीशन, ये सेंटर स्टेट रिलेशन से संबंधित था, 1983 में आया था। रिकमेंडेड दैट आर्टिकल 356 शुड बी यूज्ड वेरी स्पेरिंगली एंड नॉट ओनली एज अ लास्ट रिजॉर्ट। यानी कि उसमें ये बताया गया सरकारी आयोग में कि 1983 में कि जितनी भी स्टेट जो हमारा इमरजेंसी लगेगी, इसको ऐसा नहीं कि आप जब चाहें तब यूज़ कर लें, तभी यूज़ करना है जब आपके पास और कोई ऑप्शन ना आए। दूसरा SRI बोम्मई केस आया, SR बोम्मई केस था जो कि 1994 में आया। इसमें बताया गया कि द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया पुट फोर्थ स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस फॉर द इम्पोजिशन ऑफ आर्टिकल 356, कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कुछ स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस दी हैं 356 आर्टिकल को इम्पोज करने के लिए, और उनका फॉलोअप होना बहुत ज़रूरी है। तीसरा आया पंछी कमीशन, जो कि 2007 में आया। ये कमीशन ने रिकमेंड क्या किया, दिस कमीशन रिकमेंडेड दैट द सेंटर शुड ट्राई टू ब्रिंग ओनली अ स्पेसिफिक ट्रबल्ड एरिया अंडर इट्स ज्यूरिसडिक्शन एंड दैट टू फॉर अ ब्रीफ पीरियड नॉट मोर देन 3 months। यानी कि अगर किसी के स्पेसिफिक एरिया में भी जो है लगाने से काम चल सकता है स्टेट इमरजेंसी को, सो उस स्पेसिफिक एरिया में लगा करके उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया जाए, जो कि टाइम पीरियड 3 महीने से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए।
कुल मिलाकर कहने का मतलब यही है कि इन तीनों कमीशंस या जो बोमई जी का केस आया था, इसमें यही बताया गया है कि सेंटर को या मतलब ये पार्लियामेंट को या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कोशिश यही करनी है कि कम से कम समय के लिए या फिर जब कोई कंडीशंस ना ही बची हों सॉल्व करने के लिए स्टेट की प्रॉब्लम को, तभी जो है स्टेट के अंदर जो है। जानते हैं यूज़ ऑफ आर्टिकल 356 के बारे में। सो बेसिकली आर्टिकल 356 हैज़ बिकम वन ऑफ द मोस्ट कंट्रोवर्शियल एंड मोस्ट क्रिटिसाइज्ड प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान का अनुच्छेद 356 जो है ये बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्शियल और बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज्ड प्रोविजन है। ऐसा क्यों? क्योंकि कई बार स्टेट्स अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए भी स्टेट्स ने जो है स्टेट के अंदर ऐसा सिचुएशन क्रिएट हुआ है कि वहाँ पर स्टेट इमरजेंसी को इम्पोज किया गया है। सबसे पहली बार फॉर द फर्स्ट टाइम द प्रेसिडेंट रूल वॉज इम्पोज्ड इन पंजाब इन 1951। सबसे पहली बार ये केसेस पता होने चाहिए कि सबसे पहली बार जब स्टेट के अंदर इमरजेंसी लगी थी तो जिस स्टेट में लगी थी वो थी 1951 में पंजाब के अंदर। सिंस 1950 द प्रेसिडेंट्स रूल हैज़ बीन इम्पोज्ड ऑन मोर देन 100 ओकेजन्स देन दैट इज ऑन एन एवरेज ट्वाइस अ ईयर। यानी कि 1950 से लेके अब तक लगभग 100 बार से ज़्यादा स्टेट इमरजेंसी को लगाया जा चुका है। देखा जाए तो लगभग एक साल में ऐसा भी सिचुएशन आया है कि साल में 2 बार लगी है स्टेट्स के अंदर स्टेट इमरजेंसी। तीसरी चीज़, अकॉर्डिंग टू RTI रिस्पॉन्स फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, प्रेसिडेंट रूल वॉज इम्पोज्ड मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स इन उत्तर प्रदेश, दैट इज़ 10 टाइम। यानी कि RTI से जो खुलासा हुआ है उससे ये पता चला है उसकी रिपोर्ट से कि भैया उत्तर प्रदेश के अंदर लगभग 10 बार प्रेसिडेंट रूल को इम्पोज किया गया है। वाइल प्रेसिडेंट रूल वॉज इन वोग फॉर मैक्सिमम नंबर ऑफ डेज इन पंजाब मोर देन 3000 दिन। यानी कि सबसे ज़्यादा दिनों तक अगर कहीं पर स्टेट इमरजेंसी रही है, एग्जिस्ट करी है, तो वो है पंजाब, जिसमें कि लगभग 3000 दिनों तक वहाँ पर इमरजेंसी लगी रही। यानी कि स्टेट इमरजेंसी वहाँ पर अप्लाइड थी। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सभी को स्टेट इमरजेंसी का टॉपिक अच्छे से क्लियर हुआ होगा, इसके फैक्ट्स क्लियर हुए होंगे। मैं एक बार फिर से बता देना चाहता हूं कि राज्य के अंदर आपातकाल संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत लगाया जाता है। जो कंडीशंस हैं वो मैंने आपको समझाने और बताने की अच्छी कोशिश करी। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा हो और आपको इससे एक अच्छी जानकारी हासिल हुई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। आपके सजेशंस का स्वागत है। और हाँ, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरे बनाए हुए वीडियोज़ का आपको इमीडिएट वॉइस ब्रोक हो गई थी, ताकि मेरे द्वारा बनाए हुए कंटेंट्स का आपको जल्द से जल्द नोटिफिकेशन आ सके। थैंक यू एंड जय हिंद।